नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। आज हम आपको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या है यूएपीए, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, अगर इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने दिनों तक सज़ा मिल सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस कानून के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। इस कानून को आखिर कब लाया गया था और लाने के पीछे क्या वजह रही थी। दरअसल 1967 में जिस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको लगा कि हमारे देश में एक ऐसा कानून चाहिए जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सके। ऐसे ही नहीं, बल्कि अगर कोई संगठन, कोई संस्था देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को कर रहा है, तो उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सके। इसलिए 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए कानून को लाया जाता है, पहली बार पास किया जाता है। इसके 1967 के जो एक्ट है, उसमें ये प्रोविज़न था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। इसका प्रोसीजर इस तरह था कि मान के चलिए किसी संगठन पर सरकार को संदेह है, तो सबसे पहले उस पर एफआईआर दर्ज की जाती थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा उस संस्था के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया जाता था और चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई होती थी और अगर कोर्ट के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को दोषी पाया जाता था, तभी सरकार उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती थी। तो ये पहला प्रोविज़न था। दूसरा प्रोविज़न ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है सरकार के द्वारा, उसे अगर कोई व्यक्ति समर्थन करता है, समर्थन देता है, तो उससे भी इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये दूसरा प्रोविज़न था। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर होते थे, उन सबको 1967 का जो एक्ट है उसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये 1967 का एक्ट था जिसके तहत इतने सारे प्रोविज़न थे। और उसके बाद 1967 के एक्ट के पास होने के बाद कई बार अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, यूएपीए में कई बार अमेंडमेंट किए गए। जैसे कि 1969 में, 1969 में पहला अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट एक्ट 1986 में, 1986 में आता है। तीसरी बार इस कानून में संशोधन 2004 में की जाती है और पांचवा अमेंडमेंट लाया जाता है 2008 में। और जो लास्ट अमेंडमेंट लाया गया यूपीए सरकार के द्वारा, वो 2013 में था। यानी कि एक तरह से लगभग 6 बार यूएपीए को अमेंड किया जा चुका है 2013 तक। और लास्ट में जो मेजर बदलाव लाए गए हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, वो 2019 का कानून है जो मोदी सरकार के द्वारा पास किया गया। पिछले साल ही अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। और इस नए अमेंडमेंट में कई मेजर चेंजेस किए गए हैं, कई मेजर बदलाव किए गए हैं। उसको हम आपको बताते हैं। पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, लेकिन 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, उसके तहत किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को सरकार चाहे तो आतंकवादी घोषित कर सकती है। जी हाँ, तो ये प्रोविज़न 2019 में किया गया। साथ ही पहले हमने कहा कि अगर किसी संस्था पर सरकार को शक होता है तो चार्जशीट फाइल होती है और कोर्ट फैसला देता है और उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। लेकिन 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, उसमें ये प्रोविज़न किए गए हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी व्यक्ति को सरकार डायरेक्ट, मतलब बिना कोई एफआईआर किए हुए, सिर्फ संदेह के आधार पर अगर सरकार को लग रहा है कि आप किसी देश विरोधी गतिविधि को कर रहे हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों को करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो भी आपको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये दूसरा बदलाव किया गया था। तीसरा जो मेजर चेंजेस इसमें किया गया है वो ये कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा
आतंकी घोषित किया गया, तो पहले ये होता था कि जो एनआईए के ऑफिसर होते थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिसर होते थे, उन्हें जिस राज्य का जो व्यक्ति है उसके डीजीपी से, जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार का कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, बिहार के किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित की जाती है, तो उसमें जो उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसे सज़ा दिलाने के लिए जो एनआईए का अधिकारी होगा, जो एनआईए का ऑफिसर होगा, उसे सबसे पहले बिहार के डीजीपी से परमिशन लेना पड़ता था। जी हाँ, पहले 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से पहले। लेकिन 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो ऑफिसर है, एनआईए का जो ऑफिसर है, वो एनआईए का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उससे परमिशन लेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के डीजीपी से। मतलब पहले बिहार के डीजीपी से उसे परमिशन लेना पड़ता था एनआईए के ऑफिसर को, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब एनआईए के डीजीपी से परमिशन लेना पड़ता है। मतलब इससे ये होता है कि मान के चलिए कोई सरकार है, मान के चलिए वेस्ट बंगाल की सरकार है, और वहाँ पर किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित किया जाता है, और अगर एनआईए का ऑफिसर वहाँ पर जांच करने के लिए पहुँचता है और उससे पहले जो बंगाल का डीजीपी होगा उससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो एक तरह से यहाँ पर ये संभावना बनती है कि शायद बंगाल की गवर्नमेंट, बंगाल की सरकार उस व्यक्ति को जिसे आतंकवादी घोषित किया गया है उसे बचा सकती है। उसे बचाने के लिए उसके जो एविडेंसेस हैं उसे तितर बितर करवा सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनआईए के डीजीपी को ये पूरा पावर ट्रांसफ़र कर दिया। इस एक्ट के तहत अगर यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उम्र कैद या फिर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और भी कई मेजर चेंजेस हैं, जिस तरह की जो क्राइम कमिट की जाती है उसके अनुसार इसमें सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।